पिछले क्लास में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था, ठीक है, जिसके वीडियो भेज दिए गए थे, उन लोगों को मिल ही गया होगा और उम्मीद है क्या कि तुम लोगों ने समझ भी लिया होगा। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करना है, नहीं अगर एक बार में समझ में आए तो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को आगे पीछे करके उसको समझ लेना है, ठीक है। फिर कल जो है, कल बृहस्पतिवार है, क्योंकि बीच में 3 दिन क्लास बंद रह गई थी, इसलिए बुक की पढ़ाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अब नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से फिर बुक की पढ़ाई होगी, इसलिए कल जो है बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिनों में हम लोग फिर टेंस को ही पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज फिनिश हो जाएगा, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो ठीक है, तो आज पास्ट टेंस का लास्ट जो काइंड है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको पढ़ेंगे। ध्यान देना है, समझना है, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि अ टेंस विच डिनोट्स, वह काल जो दर्शाता है, when an action had done by the subject, जब कोई भी कार्य कर्ता के द्वारा किया जा चुका था, is called past perfect continuous tense। थोड़ा सा यहाँ पर ये है, फिर से इसको समझो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो क्या कहता है, अ टेंस which denotes when action had been, मिस्टेक हो गया, चलो थोड़ा स्लिप ऑफ पेन हो गया था, इसलिए नेवर माइंड, ठीक है। स्लिप ऑफ पेन ये हो गई थी, फिर से इसको समझते हैं। तो क्या कहता है, अ टेंस विच डिनोट्स, वह काल जो दर्शाता है, व्हेन एन एक्शन हैड बीन डूइंग बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब कोई कार्य कर्ता के द्वारा लगातार किया जाता रहा था, तो वैसे काल को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई, वह काल जो दर्शाता है कि कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य लगातार किया जाता रहा था, कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य लगातार किया जाता रहा था, ऐसे काल को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। अब आगे फिर इसकी तो इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई, अब आगे क्या कहते हैं, फिर से इसको हिंदी में आप समझेंगे। जिस क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रहे थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट फिर से इसको देखो, समझो क्या कहता है, which denotes a tense which denotes when an action had been
डूइंग बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह काल जो दर्शाता है कि कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य लगातार किया जाता रहा था उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये इंग्लिश की डेफिनेशन है। और हिंदी में आइए इसका पहचान के साथ इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जिस क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, दे रहे थे इत्यादि लगा रहे उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पहचानने का तरीका है कि जिस क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, दे रहे थे इत्यादि लगा रहे उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यू का अर्थ होता है लगातार, थ्रू आउट भी इसको हम कहते हैं। तो कोई भी कार्यकर्ता के द्वारा जो किया जाता रहा था वो लगातार अनवरत रूप से, इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन करते हैं। अब आगे आप तो अब फिर क्या कहता है आगे, रूल इसका क्या कहता है? इस वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन और क्रिया का चौथा रूप प्रयोग किया जाता है। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहे, सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन और क्रिया का चौथा रूप प्रयोग करते हैं। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे पर्सन कोई भी रहे, तीनों में से कोई भी पर्सन रहे, सभी के साथ हम, चाहे वो सिंगुलर नंबर में रहे या प्लूरल नंबर में रहे या एक की संख्या रहे या एक से अधिक की संख्या रहे, सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन का प्रयोग करेंगे और क्रिया का चौथा रूप लगाएंगे। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम डील करते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? यदि वाक्य में दिन, समय, वर्ष, बजे तथा महीने का नाम निश्चित रहे अथवा दिया रहे तो वहां सिंस का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में दिन, समय, वर्ष, बजे तथा महीने का नाम और निश्चित रहे अथवा नहीं दिया रहे तो वहां फॉर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि वाक्य में दिनों के नाम, समय, वर्ष, बजे तथा महीने इत्यादि के नाम दिए रहें या निश्चित रहें तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार दिया रहे, उसी तरह से बजे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे दिया रहे, उसी तरह से महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, उसी तरह से वर्ष 2011 ईस्वी, 12 ईस्वी, 13 ईस्वी, 2020 ईस्वी। ठीक है, इस तरह से अगर दिन, समय, वर्ष, बजे इत्यादि के नाम दिए रहें तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वाक्य में सिंस एक प्रीपोजिशन है जिसकी हिंदी होती है इससे, तो सिंस का प्रयोग हमेशा निश्चित चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे सुबह से रहेगा तो वहाँ पर सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, बचपन से रहेगा तो वहाँ पर सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा। इस तरह से हम वाक्य में सिंस का प्रयोग करते हैं। कब? जब वाक्य में यदि दिनों के नाम, समय बजे यानी 8 बजे, 9 बजे, वर्ष, महीने इत्यादि के अगर नाम दिए रहें तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। और फिर क्या कहता है आगे? यदि वाक्य में दिन, समय, वर्ष, बजे तथा महीने का नाम अनिश्चित रहे अथवा नहीं दिया रहे तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिमिलरली उसी तरह से यदि वाक्य में दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार है, उसके बदले में रहे 3 दिनों से, 4 दिनों से, तो वहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से बजे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के बदले वहाँ पर 3
3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से लगा रहे तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च के बदले में अगर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने रहे तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से वर्षों के नाम जैसे 2011 ईस्वी, 2018 ईस्वी, 2013 ईस्वी के बदले वहाँ पर 3 वर्षों से, 5 वर्षों से, 10 वर्षों से अगर रहे तो वहाँ पर भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से वाक्य में सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए किया जाता है से के रूप में, और वाक्य में फॉर का प्रयोग से के रूप में अनिश्चित चीज़ों के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है चीज़ों को। चलो अब आगे। तो इस तरह से तुम लोगों ने समझ लिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, उसको एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर तब आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहता है, अ टेंस विच डिनोट्स, वह काल जो दर्शाता है व्हेन एन एक्शन हैड बीन डूइंग, जब कोई भी कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता रहा था, बाय द सब्जेक्ट, कर्ता के द्वारा किया जाता रहा था, इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हिंदी में पहचानने का तरीका, जिस क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रहे थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहे, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पहचानने का तरीका है कि क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगे रहेंगे। तो जिस क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहे, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब नियम क्या, रूल क्या कहता है इसके आगे, इसके आगे अब कहता है कि इस वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और क्रिया का चौथा रूप लगाया जाता है। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे पर्सन कोई भी रहे, हम अच्छी तरह से जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आते हैं, और थर्ड पर्सन को 2 भागों में बांटा गया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसमें ही, सी, इट, ऑल द नेमिंग वर्ड, संसार में जितने भी नाम वाले शब्द हैं, चाहे मोहन हो, राधा हो, बुक हो, पुस्तक हो, पेन हो, या किसी जानवर का नाम हो, तो इत्यादि, यानी जिनसे एक की संख्या का बोध होता हो। ही, सी, इट, मोहन, राधा, डॉग, कॉ, बॉय, मैन, वुमन, जिनसे एक की संख्या का बोध होता हो उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। इनके साथ भी हैड बीन का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, जैसे दे है, बॉयज है, गर्ल्स है, मैन है, MEN मैन, WOMEN वुमन, बुक्स है, टीचर्स, मदर्स, ब्रदर्स, डॉग्स, कॉल, etc, यानी इन जिनसे एक से अधिक की संख्या का बोध होता हो उसे हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कहते हैं। इनके साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे और क्रिया का चौथा रूप लगाएंगे। यानी किसी भी पर्सन, चाहे पर्सन कोई भी रहे, चाहे एक की संख्या का जिससे बोध होता हो या एक से अधिक की संख्या का बोध होता हो, उन सब के साथ हम सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और क्रिया का चौथा रूप लगाएंगे। किसमें, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस कंप्लीमेंट, यानी कि इसी स्ट्रक्चर को हम लोगों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हिंदी में पहचानने का तरीका तुम लोगों ने सीख लिया कि क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। उसी प्रकार सिमिलरली वी कैन नो, we can recognize, we can identify past perfect continuous tense in English to see the structure। मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में पहचानने का सरल तरीका है कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट के साथ हैड बीन क्रिया का चौथा रूप लगा रहे, जिस वाक्य में सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और क्रिया का चौथा रूप लगा रहे, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सिंस और फॉर तो समय जरूरत के अनुसार लगाए जाते हैं, लेकिन ये इतना सा पहचान जरूर माइंड में रखना है कि सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और क्रिया का चौथा रूप रखता है। तो इस तरह से हम इंग्लिश में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं, और हिंदी में सरल तरीका है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे।
तो चलो अब स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसे बनाएंगे। समझना है क्या कहता है, मैं सोमवार से उपन्यास पढ़ता रहा था, तो ता रहा था, तो डेफिनेटली क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, ता रहा था, तो डेफिनेटली ये वाक्य जो है, यह जो सेंटेंस है वो बिलोंग करता है किससे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो अब आइए इसको हम स्ट्रक्चर के आधार पर बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी विल डू इट। हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहता है, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, हैड बीन, तो हैड बीन लग गया, आई हैड बीन हो गया। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, बिफोर क्रिया का चौथा रूप, तो क्रिया क्या है, पढ़ता। पढ़ता मतलब पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश रीड, तो यहाँ पर रीड लिखेंगे, तो रीड में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो बिफोर बन गया, बिफोर बन जाएगा, तो क्या हो गया, आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा था। क्या पढ़ता रहा था, उपन्यास, तो उपन्यास का नॉवेल हो गया, नॉवेल, आई हैड बीन रीडिंग नॉवेल, मैं उपन्यास पढ़ता रहा था। कब से पढ़ता रहा था, तो सोमवार से, तो सोमवार की इंग्लिश क्या होती है, मंडे, बन गया। तो क्या हो गया, आई हैड बीन रीडिंग नॉवेल्स, सॉरी थोड़ा सा छूट गया, क्या आई हैड बीन रीडिंग नॉवेल, मैं उपन्यास पढ़ता रहा था। कब से पढ़ता रहा था, तो सोमवार से। तो यहाँ पर चूंकि दिन का नाम दिया हुआ है, दिन का नाम क्या है, सोमवार, तो सोमवार निश्चित है, दिन का नाम दिया हुआ है तो सोम निश्चित है, तो इसका मतलब निश्चित चीजों के लिए हम से के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग नॉवेल सिंस हो गया, अब क्या है, मंडे बन गया, आई हैड बीन रीडिंग नॉवेल सिंस मंडे, मैं सोमवार से उपन्यास पढ़ता रहा था। इसी तरह से दूसरा हम बनाएंगे, नेहा 3 दिनों से गीत सीखती रही, तो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, नेहा, नेहा लिखेंगे, हाँ नेहा हो गया। अब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड बीन, सब्जेक्ट हमारा क्या है, नेहा, नेहा हमने लिख लिया, नेहा के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, हैड बीन लगाएंगे, नेहा हैड बीन, नेहा हैड बीन हो गया। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, बिफोर क्रिया का चौथा, तो क्रिया खोजिए, इसमें क्या है, सीखती, सीखती मतलब सीखना, सीखना की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, LEARN, लर्न होती है। तो क्या यहाँ लिखेंगे, नेहा हैड बीन लर्न हो गया, सीखना की इंग्लिश। अब बिफोर बनाने के लिए क्या करते हैं, ING ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या हो गया, नेहा हैड बीन लर्निंग, नेहा सीखती रही थी, क्या सीखती रही थी, गीत, तो नेहा हैड बीन लर्निंग सॉन्ग, सॉन्ग नहीं, म्यूजिक देंगे यहाँ, लर्निंग म्यूजिक, नेहा हैड बीन लर्निंग म्यूजिक, ये हो गया आपका। नेहा हैड बीन लर्निंग म्यूजिक, नेहा संगीत सीखती रही थी, तो कब से सीखती रही थी, 3 दिनों से, तो 3 दिनों से, तो यहाँ पर तो दिन का नाम नहीं है, अगर सोमवार मंगलवार बुधवार कुछ भी रहता तो यहाँ पर दिन का नाम निश्चित रहता, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिन का नाम नहीं दिया हुआ है, उसके बदले क्या दिया हुआ है, 3 दिनों से, यानी ये अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का, से के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेहा हैड बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर, कब से है, 3 दिनों से, 3 डेज हो जाएगा, डेज बन गया, नेहा हैड बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 3 डेज, ये बन गया आपका। नेक्स्ट आइए, हम लोग 9 बजे से क्रिकेट खेलते रहे थे, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, हम लोग
हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी हो गया, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, हैड बीन, वी हैड बीन। वी हैड बीन हो गया। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या करता है, वी को क्रिया खोजिए, क्या है, खेलते, खेलते मतलब खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो प्ले में आई लगा देंगे, वी हैड बीन प्लेइंग, हम लोग खेलते रहे थे, बन गया, क्या खेलते रहे थे, क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट हो गया यहाँ। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते रहते, कब से खेलते रहे थे, देखिए यहाँ क्या है, 9 बजे, 9 बजे है, 9 बजे से, तो 9 बजे से जो है, इसका मतलब ये 9 बजे से क्या है, टाइम यानी समय, बजे निश्चित है, अगर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे अगर रहेगा तो ये निश्चित समय है, तो निश्चित समय को दर्शाने के लिए हम से के रूप में, वाक्य में से के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो यहाँ पर 9 बजे है, तो यहाँ पर 9 बजे है, तो क्रिकेट के बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट हो गया, क्रिकेट, क्रिकेट के बाद क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। तो इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि 9 बजे से, यानी ये समय जो है, बजे जो है वो निश्चित है, इसलिए निश्चित को का बोध कराने के लिए, निश्चितता को दर्शाने के लिए हम से के रूप में सिंस का प्रयोग करते हैं। तो वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, सिंस हो गया, कितने बजे से है, से के लिए सिंस लग गया, कितने बजे से, तो 9 बजे, तो 9 o'clock हो गया। तो क्या हो गया, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 o'clock, 9 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से अगर रहे तो वहाँ पर 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे या 10 जो भी है वो लिखेंगे, और यहाँ ओ को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से घेरेंगे, उसका क्लॉक लिखेंगे। इस तरह से 9 बजे से, 10 बजे से, 8 बजे से दर्शाया जाता है। तो समझ में आया। तो क्या हो गया, हम लोग 9 बजे से क्रिकेट खेलते रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 o'clock। उसी तरह से आइए आगे, क्या है, लड़के 3 घंटे से पुस्तक पढ़ते रहे थे। तो इस वाक्य में हमारा स्ट्रक्चर क्या करता है, सब्जेक्ट पहले, तो सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो लड़के की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बॉयज, बॉयज हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, हैड बीन, सबके साथ हैड बीन ही लगाना है, तो बॉयज हैड बीन, बॉयज हैड बीन हो गया। अब क्या करता है, बॉयज हैड बीन, सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन लग गया, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या करता है, बी फोर, क्रिया का चौथा रूप, क्रिया खोजिए, क्या है, पढ़ते, पढ़ते मतलब पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश रीड, रीड में आईएनजी लगा देंगे, तो बॉयज हैड बीन रीडिंग, बॉयज हैड बीन रीडिंग हो गया। लड़के पढ़ते रहते, क्या पढ़ते रहते, पुस्तक, तो बॉयज हैड बीन रीडिंग बुक, बुक हो गया। कब से पढ़ते रहते, तो 3 घंटे से। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर बजे निश्चित नहीं है, बजे जैसे 9 बजे है यहाँ, तो यहाँ पर बजे निश्चित नहीं है, यहाँ क्या है, सिर्फ 3 घंटे से, यानी समय जो है, बजे जो है वो यहाँ इस वाक्य में क्या है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित को दर्शाने के लिए से के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। तो यहाँ क्या करेंगे, हम फॉर लगाएंगे, तो फॉर कितने घंटे से है, 3 घंटे से, तो फॉर 3 हो गया आवर्स हो गया। तो क्या बना, बॉयज हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 3 आवर्स, लड़के 3 घंटे से पुस्तक पढ़ते रहे थे। इस तरह से हमने सिंस और फॉर का भी प्रयोग सीखा। क्लास में भी जब प्रीपोजिशन बतलाया गया था तो वहाँ पर सिंस और फॉर का भी प्रयोग बतलाया गया था, फिर भी दोबारा समझ लेना है, कहीं अगर दिक्कत हो। अब लास्ट आपका है
वह कई वर्षों से इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाता रहा था। वह कई वर्षों से इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाता रहा था। इस वाक्य में हमारा स्ट्रक्चर फिर क्या करता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह। वाक्य इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही लिख लिया हम लोग ने। ही के बाद क्या कहता है, हैड बीन लगाने के लिए हैड बीन लगाइए, ये हैड बीन हो गया। अब स्ट्रक्चर फिर क्या कहता है, लिखो क्रिया का चौथा रूप। तो क्रिया क्या है, पढ़ाता। पढ़ाता मतलब पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश टीच। टीच में आईएनजी लगा देंगे, बिफोर बन जाएगा ही हैड बीन टीचिंग। ही हैड बीन टीचिंग हो गया, वह पढ़ाता रहा था। ये बन गया हमारा ही हैड बीन टीचिंग की हिंदी क्या हो गई, वह पढ़ाता रहा था। क्या पढ़ाता रहा था, अंग्रेजी। तो ही हैड बीन टीचिंग, यहां से लेंगे इंग्लिश। ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश हो गया। टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता रहा था। कब से पढ़ाता रहा था, तो कई वर्षों से। तो यहाँ पर वर्ष बिल्कुल निश्चित नहीं है। वर्ष अगर रहता 2018 ईस्वी, 12 ईस्वी, 13 ईस्वी तो निश्चित रहता। तो यहाँ पर तो वर्ष निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो से के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। उसके बाद फिर क्या करता है कि कई वर्षों। तो कई वर्षों की इंग्लिश होती है सेवरल ईयर्स। क्या होती है, सेवरल ईयर्स। तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर सेवरल ईयर्स। बन गया। तो इस तरह से he had been teaching English for several years। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी वाले सेंटेंस होते हैं, हिंदी के सेंटेंस होते हैं, उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डेंस विथ दिस स्ट्रक्चर, यानी इस संरचना के अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार। ओके, आई थिंक जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, एज फार एज आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड इट एंड डू इट। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो उसको पूछना है, मैसेज करना है। अब 4-5 मैं दे रहा हूँ, 5 ज़्यादा नहीं, 5 बनाने के लिए दे रहा हूँ, बना करके उसको भेजना है। ठीक है, लिखो, नौकर सुबह से पानी लाता रहा था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, पहले कॉपी में लिख लो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया। अब लिखो नंबर 1, नौकर सुबह से पानी लाता रहा था। नौकर सुबह से पानी लाता रहा था, नंबर 1। नंबर 2 लिखो, मोहन और श्याम 10 वर्षों से इस विद्यालय में विद्या अध्ययन करते रहे थे। फिर से सुनो, मोहन और श्याम 10 वर्षों से इस विद्यालय में विद्या अध्ययन करते रहे थे, नंबर 3। राधा जनवरी से उपन्यास लिखती रही थी।
राधा जनवरी से उपन्यास लिखती रही थी। बहुत सिंपल है। कितने हो गए? 3 हो गए। नंबर 4 लिखो। हम लोग सदियों से, सदियों छोड़ दो, प्राचीन काल से लिखो। हम लोग प्राचीन काल से ही अपनी सभ्यता का आदर और सम्मान करते आ रहे थे। हम लोग प्राचीन काल से ही अपनी सभ्यता का आदर और सम्मान करते आ रहे थे। लास्ट लिखो। गंगा और कोसी, गंगा और कोसी दोनों नदियों का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। गंगा और कोसी दोनों नदियों का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। बढ़ता रहा था, ये भी अगर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ता ही जा रहा था, ये भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा सेम। ठीक है, तो ये 5 बना करके भेज देना है। इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड है नहीं, और जो भी है वो पहले भी बतला दिए गए हैं। इसको बना करके कल एनी हाउ भेज देना है। अब ये तो तुम्हारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज फिनिश। कहने का मतलब हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स जो होते हैं, चारों भेद, उसे पढ़ लिया। पास्ट टेंस के जो 4 काइंड्स हैं, चारों भेद हैं, उसे भी पढ़ लिया। अब कल शुरू करेंगे हम लोग, कल अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो धीरे धीरे टेंस का लास्ट काइंड है फ्यूचर टेंस, इसे भी फिनिश करेंगे। जब ये फ्यूचर टेंस फिनिश हो जाएगा हम लोगों का, तब हम लोग फिर वॉइस शुरू करेंगे। उसे भी अटेंटिवली पढ़ना है, ध्यान देना है। ठीक है, ओके। आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। सी यू।